नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का, जिसमें आज हम बात करेंगे हरियाणा में बहुत जल्द होने जा रहे पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव में बीसीए वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। आरक्षण से संबंधित याचिकाओं की अदालत में होने से पंचायत चुनाव में काफी देरी हो चुकी है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की बैठक में आरक्षण को लेकर लिए गए फैसले के बाद जल्द चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा सरकार और बीजेपी के इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि पार्टी आरक्षण दाव के जरिए न केवल पंचायत चुनाव में बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इसका लाभ लेना चाहती है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सभी पार्टियों ने पंचायत चुनाव में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है, लेकिन इन सबके बीच हरियाणा में पंचायतों में आरक्षण पर बड़ा फैसला हुआ है। लगातार 2 दिन हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। कल ही कैबिनेट ने राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों को मंजूर किया था। अब राज्य में हर ब्लॉक में 8% पंचायतों में पिछड़ा वर्ग का सरपंच होगा। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण संबंधी अध्यादेश पारित किया गया। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। तो ट्रिपल टेस्ट में पहला यही था कि कमीशन का गठन करना। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये गठित किया और उसके बाद उन्होंने वो सारी हर इकाई के हिसाब से, यानी पंचायत का चुनाव के लिए पंचायत को इकाई माना, जिला परिषद के लिए पूरे जिले को माना, ब्लॉक समिति के लिए पूरी ब्लॉक को माना। तो हर एक इकाई की जो कास्ट वाइज जो पॉपुलेशन है, जैसे हम BCA को देना चाहते हैं तो BCA की पॉपुलेशन कितनी है, उन्होंने हमारे पास डाटा अपना था ही पहले, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने सैंपल सर्वे कराया, जगह जगह जाके बैठकें ली और बाद में उन्होंने उसको अप्रूव किया कि हाँ ये डाटा ठीक है। और तीसरा जो ट्रिपल टेस्ट है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। डिपार्टमेंट का टाइम टेबल उसमें, वैसे डिपार्टमेंट को हमने कह दिया तैयारी करना वो शुरू कर दें, ताकि जैसे ऑर्डिनेंस जारी हो जाए तो वो तैयार करके और हम चुनाव आयोग को लिख देंगे कि हमारी तैयारी पूरी। 30 सितंबर तक चुनाव हो पाएंगे या 5-4 दिन? देखिए, अब ये सारा निर्भर करता है, ये 2-3 प्रक्रियाएं पूरी हो जाए। ये तो जब चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा करेगा उसके उनको जो समय 25 से 30 दिन जो जरूरत होती है वो लगेंगे। हमारा मंशा हमारी यही थी कि हम सितंबर तक करा सकें, सप्ताह आगे पीछे हो जाएगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह के नेतृत्व में गठित आयोग ने एक दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। पिछड़े वर्गों के लोगों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आंकलन करने के लिए गहन जांच के बाद आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि पिछड़ा वर्ग A यानी BCA के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों में पिछड़ा वर्ग A को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। इस आरक्षण की महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि गांव और संबंधित क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग A की जितने प्रतिशत जनसंख्या होगी उसकी आधी सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति और BCA के पक्ष में आरक्षित सीटें 50% से ज्यादा नहीं होंगी। यदि ग्राम सभा में पिछड़े वर्ग A की जनसंख्या 2% या अधिक है तो ग्राम पंचायत में न्यूनतम 1 पंच पिछड़े वर्ग A का होगा। जिस ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के 50% लोग होंगे वहां पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। पंचायत चुनाव से पहले हरियाणा सरकार का ये आरक्षण का दाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक चला है। BCA को आरक्षण देकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पार्टी को लगता है कि इसका फायदा उसे न केवल पंचायत चुनाव में मिलेगा बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इसे जमकर भुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बिल्कुल यही आज हमारी चर्चा का विषय है, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ
बीजेपी की ओर से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी रहेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मनीष खटानी जी जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही जेजेपी की ओर से विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनेलो की ओर से हमारे साथ विजेंद्र रेणु जी जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर के बाद वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपके पास आते हुए, ये आरक्षण का दाव जो आपने खेला है, ये जरूरी था या आपको लगता है कि चुनावी मजबूरी थी आपकी? देखिए, भारतवर्ष में आरक्षण वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्तर पर जो दिया गया है जी, वो कोई विवशता नहीं है, वो आवश्यकता पर आधारित ही है। चाहे वो अनुसूचित जातियों जनजातियों का आरक्षण हो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का, अथवा पिछड़े वर्गों को उनकी एक श्रेणी या दूसरी श्रेणी को जो आरक्षण दिया गया है वो इन वर्गों का प्रतिनिधित्व अलग अलग इदारों में सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है और उसको आप राजनीतिक व्यवस्था कभी ना कहें, वो आवश्यकता है सबको आगे बढ़ाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, प्रयासपूर्वक विश्वास, इस सिद्धांत में यकीन रखती है, इस सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए निरंतर प्रयास करती है जी। इसीलिए इस श्रेणी को पंचायती राज के तीनों स्तर के जो इदारे हैं उनमें आरक्षण देने की हमने व्यवस्था की थी। व्यवस्था को कुछ मित्रों ने, कुछ प्रतिपक्षी दलों के हिडन लोगों ने उसमें कुछ खामियां ढूंढी, कुछ नुक्ताचीनी की, अदालत में चले गए और अदालत ने भी एक आध बिंदु पर यह कहा कि भाई क्योंकि आपने आयोग गठित नहीं किया था, डेटा आपके पास जो है उसको आपने ऑथेंटिकेट नहीं कराया, तो ये हमको भी लगा कि ये काम अगर पहले हो जाता तो और अच्छा था, नहीं हो पाया तो अब कर देंगे, उसको करने में हमें कोई परेशानी नहीं थी। इसीलिए पिछड़ा वर्ग आयोग दर्शन सिंह जी की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति दर्शन सिंह सेवानिवृत्त, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया और उस आयोग ने जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करते हुए अलग अलग स्तर पर सर्वेक्षण किए और जो डेटा अवेलेबल था उसमें और अधिक डेटा भी जोड़ा गया, उसकी ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन हुई। हर स्तर पर वो गए, लोगों से, समाज के संगठनों के प्रतिनिधियों से उन्होंने बात की, ऑब्जेक्शंस मांगे और आरक्षण के समर्थन में भी कुछ जिन लोगों को आकर के अपना पक्ष रखना था उन सबको आमंत्रित किया, सुना, उसकी रिपोर्ट को त्वरित गति से कंपाइल करके सरकार को भेज दिया। अब हमारी तैयारी चुनाव कराने की थी। हमने सितंबर चलिए चौहान साहब आता हूं मैं आपके पास, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मनीष जी एक मिनट। अच्छा बोलिए आप बोलिए। एक क्षण मित्र, पूरी बात पूरी हो लेने दीजिए। नहीं सर, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था। मैं तो हमने सितंबर के अंत तक चुनाव जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आरक्षण दें, ये हमारा संकल्प था। उसमें बाधा आ रही थी, चुनाव डिले हो रहा था, तो हमने चुनाव की गाड़ी को आगे बढ़ा दिया था। आयोग ने कहा था कि सितंबर के अंत तक हम चुनाव करा लेंगे, लेकिन इस बीच में हम भी चाहते थे और प्रतिपक्ष के कुछ दलों ने भी कहा कि आरक्षण तो अभी मिलना चाहिए। वो आगे, उनको लगा कि इसमें उनके नंबर बनते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर बनाने आए, हल्ला करे, शोर मचाए। हम तो पहले ही वो काम करने जा रहे थे। हमने आयोग गठित करके उसकी प्रक्रिया को पूरी करके और आज मंत्री परिषद ने ऑर्डिनेंस जो है वो स्वीकृत कर दिया। वो राज्यपाल महोदय के पास जाएगा और आरक्षण के साथ हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। ठीक है चौहान साहब, आता हूं मैं आपके पास। मनीष जी कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी इसे? सही फैसला? पर चीजें आएंगी तब पता चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से बीसीए वर्ग जो है उसको आरक्षण मिलना चाहिए पंचायत चुनाव में या नहीं मिलना चाहिए, जो सरकार ने फैसला लिया है? आप उसके साथ हैं?
या नहीं? आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण होना भी चाहिए, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे बीसीए का हो, चाहे बीसीबी का हो, जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पर आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। और जितने भी हमारा जो कमेरा वर्ग है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो हमारा अति पिछड़ा वर्ग है, सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को उनकी जीविका को चलाने के लिए, उनके सामर्थ्य के हिसाब से, जो सामर्थ्य नहीं है अपनी जीविका को चलाने के लिए, उसके लिए सरकार को प्रोत्साहन भी करना चाहिए और योगदान भी देना चाहिए। लेकिन पिछले 8 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में या देश में कह लें, जैसे हुड्डा साहब के कार्यकाल में गरीबों को 100 वर्ग के प्लाट दिए जाते थे, बीपीएल वर्ग को दिए जाते थे, ऐसी बहुत सारी स्कीमें थी जो गरीब वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को, जो कि प्रोत्साहन राशि, योगदान राशि मिला करती थी उनकी जीविका चलाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लड़कियों की शादी के लिए, कन्यादान राशि के रूप में। ऐसी बहुत सारी स्कीमें थी जो इस सरकार ने आते ही एक एक करके सारी स्कीमों को बंद करने का काम किया। ठीक है, आज चुनाव की बात है, ये आरक्षण, ये सिर्फ अपने वोट के लिए आज आरक्षण देने की बात करते हैं, बहुत सारी मीठी मीठी बातें करते हैं। कुल मिला के 2014 से जो लगातार जुमलों की जो बात चल रही थी, जिस तरीके के जुमले पहले मोदी जी भारत सरकार में दिया कर रहे हैं 14 के बाद, और हरियाणा प्रदेश में खट्टर साहब दे रहे हैं, उसके बाद जेजेपी और खट्टर साहब की मिलके सरकार चल रही है, और जो ठगबंधन हरियाणा में हुआ है उसमें हरियाणा का हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बेरोजगारी हरियाणा में हर 19 वर्ष का दूसरा व्यक्ति बेरोजगार हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां पर सरकार बिल्कुल फेल नजर आई है। और जहां तक बात आरक्षण देने की है या नहीं देने की, मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग को, बीसीए को, बीसीए को, सबको प्रोत्साहन योगदान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन 8 साल के कार्यकाल में सरकार की एक भी नीति ऐसी साबित नहीं हुई जिससे किसी वर्ग को फायदा हो। ये ठीक है, आज चुनाव है, चुनाव के लिए अपने अलग अलग वायदे किए जाते हैं, अलग अलग सिस्टम बनाए जाते हैं, भाई 2024 में इनको फायदा होगा, अच्छी बात है। अगर वास्तव में हरियाणा वासियों का फायदा ये सरकार करती है और उनसे हरियाणा वासियों को, हरियाणा के नागरिक को, पिछड़ा वर्ग को, अगर फायदा होता है तो हमारे को 1% भी कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों को उठाए, जनहित के मुद्दे के लिए फैसले ले और उसके लिए काम करे, क्योंकि सरकार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, सरकार किसी एक वर्ग के लिए नहीं होती, सरकार 36 बिरादरी के लिए होती है, सरकार सभी के लिए होती है। तो सरकार अगर पूरे हरियाणा वासियों के लिए काम करना चाहे, सभी के लिए काम करे, प्रति व्यक्ति आय और निवेश में हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा नंबर 1 था, आज हरियाणा सबसे नीचे चला गया। क्राइम में देखो आज हरियाणा सबसे ऊपर है। निवेश की बात करें, आज कोई यहाँ पर कोई विदेशी निवेश नहीं आके रुका। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। हाँ, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी बोलने में, इनके भाषण जो है वो बड़े अच्छे हैं, इनकी स्कीम बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो किस तरीके से वो प्रारूप उनका जब बदलता है धीरे धीरे जैसे ही, तो बहुत अलग बात है। चाहे किसान आंदोलन को ले लीजिए, चाहे नोटबंदी को ले लो, चाहे जीएसटी को ले लो, चाहे स्मार्ट सिटी को ले लो, चाहे बुलेट ट्रेन को ले लो, मतलब वो चीजें दिखती बहुत अच्छी हैं। मेक इन इंडिया का नारा दिया मोदी साहब ने, मेक इन इंडिया का नारा दिया, और हर घर तिरंगा में क्या करा, सारा का सारा उठा के ऑर्डर चाइना को दे दिया, चाइना से झंडे मंगाए गए। क्यों हिंदुस्तान में झंडे नहीं बन सकते? क्या ग्रामीण उद्योग, खादी उद्योग, क्या इन झंडों को नहीं बना सकता था? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, हर चीज को इवेंट की तरह पूरी मैनेजमेंट के तौर पर ये उस चीज को पेश करते हैं और उसको करते हैं। जो हर घर तिरंगा की बात कर रहे थे, आप आरक्षण को लेकर नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या समझूं? क्योंकि वोट का सवाल है, निराश आप भी नहीं करना चाहते उनको, क्योंकि मैं आरक्षण को लेके मैंने आपसे एक ही बात कही कि चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीसीबी हो, अमित जी, अगर किसी वर्ग को सरकार उठाने का काम करती है, प्रोत्साहन करने का काम करती है, उनकी जीविका को चलाने का काम करती है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के उसमें, राजनीति के तौर पर, पंच में, सरपंच में, अगर सरकार इस चीज के लिए एक अच्छा काम करती है, हम सरकार के साथ हैं। हमारा काम, विपक्ष का काम ये नहीं है कि सरकार को सिर्फ घेरने का काम है या सरकार की आलोचना करने का काम है। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो उसके लिए हम अच्छा बोलेंगे, लेकिन सरकार करके दिखाए, सरकार वो काम पर उसको अमलीजामा पहना के दिखाए। लेकिन विवेक जी, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि गठबंधन सरकार ने ये दाव इसलिए चला है क्योंकि वोट का सवाल है, और आपको ऐसा लगता है कि बैकवर्ड क्लास को आरक्षण देने से आपको फायदा होगा, ना केवल इस चुनाव में फायदा होगा, पंचायत चुनाव में, बल्कि आप 2024 को भी इसमें जोड़कर देख रहे हैं, आपको लग रहा है फायदा मिलने वाला है आपको?
अमित भाई मुझसे पूछा सवाल। हाँ, मैं आ रहा हूँ चौहान साहब। प्रवक्ता साहब, आप मैं अपने प्रवक्ता हाँ। साथी को सुन विवेक रहा जी, था। विवेक जी, हाँ बोलिए। वो जिस मुद्दे के ऊपर डिबेट है उस मुद्दे से भागते हुए नजर आए। आज कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में जो गठबंधन सरकार चल रही है वो निरंतर सभी वर्गों को एक साथ लेके चलने का काम है। चाहे मैं 75% जो युवाओं को आरक्षण दिया गया उसकी बात करूं, चाहे मैं महिलाओं को आरक्षण दिया गया उसकी बात करूं, महिलाओं को डिपो के अंदर जो आरक्षण दिया गया उसकी बात करूं, तो सभी का सम्मान विकास जो नारा लेके हम चले हैं उसी के साथ सरकार काम कर रही है। आज विरोधियों को विरोध करना सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करना है, इनके पास उसके अलावा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कि चिकित्सा के लिए कुछ करें, शिक्षा के लिए कुछ करें, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जगह जगह पे हर गांव में स्कूलों को खोला गया और कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस बनाने का काम किया गया, हॉस्पिटल्स बनाने का काम किया गया। सुनने का काम कीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला। मेडिकल कॉलेजेस बनाने का काम किया गया, हॉस्पिटल्स बनाने का काम किया गया, तो वो सरकार ही करती है। आज जो काम मैं तमाम डिबेट्स में कहता हूँ, जहाँ तो कमियां दिखती हैं आप उन कमियों को बताने का काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कमी है उसको दूर भी किया जाएगा। विपक्ष का काम कमी बताना है, आलोचना करना नहीं है। आप बिना बात के जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उसकी भी आलोचना करते हैं। 75% जब कानून लेके आए उस टाइम आपने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो जब बात की गई कि 75% युवाओं के लिए आरक्षण लेके आएंगे, ये हो ही नहीं सकता। फिर आप ही के भूपिंदर सिंह हुड्डा थे जो कहते थे नहीं ये तो हो नहीं सकता, और बाद में कहने लगे ये तो मैंने अपने टाइम में कर दिया था। फिर आप ही के लोग हैं जो बैकडोर से कोर्ट में जाके और उस पर स्टे लाने का काम करते हैं। पर हमें पूर्णतः विश्वास है कि हरियाणा के युवाओं को हक दिलाने का काम शुरू दिन से हम करते आए हैं और दिलाने का काम करेंगे। आज कहीं ना कहीं जो आरक्षण दिया गया वो भी समान विकास की तरफ एक और कदम है, और किस तरह से सभी को एक साथ लेके चला जाए, बीसीए हो और वो सभी को साथ लेके चलने का काम गठबंधन सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी दोनों मिलके चल रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। पर इनका तो कहना है, कुछ तो कहना है, तारीफ ये कर नहीं सकते अच्छे काम की। हुड्डा साहब की बातें तो कर रहे थे, वो जीजा जी को जो जमीनें दी थी उसका जिक्र नहीं करते। किसने दी थी, कैसे दी थी, आप बताने का काम कीजिए। ठीक है विवेक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विजय जी, आपने सरकार में विजय जी आपने सुना विवेक जी को कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही सरकार चल रही है, और इसीलिए अगर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण मिलता है पंचायत चुनाव में तो उसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है। लेकिन आपकी पार्टी का क्या रुख है, इन्हें लोग क्या सोच रही है इसको लेकर, इन्हें लोग को क्या स्टैंड है? अमित जी, जैसे किसी भी लोकतंत्र में सभी साथियों को साथ लेकर के चलना, यही एक लोकतंत्र की मजबूती होती है। और किसी भी, चाहे पंचायती राज संस्था हो, चाहे वो शहरी निकाय की लोकल बॉडी की गवर्नमेंट हो, उसमें यदि किसी विशेष वर्ग उससे पीछे रुक जाता है तो किसी न किसी तरीके से उसको उसमें शामिल करना ही आरक्षण कहलाता है। और आरक्षण देकर के जो वंचित वर्ग को शामिल किया जाता है पंचायती राज संस्थाओं में, तो ये एक अच्छी बात है, इनको शामिल करना चाहिए। और ये पहले से भी आरक्षण लागू हुआ करता था, पहले से भी शामिल थे, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन उसके लिए सही नीति के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अमित जी, इसमें विचारणीय बात यह है, जो मैं विचार कर रहा हूं इसके ऊपर, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कई महीने पहले कि अगर सरकार चाहे तो अपनी पुराने आरक्षण पद्धति के ऊपर चुनाव करवा सकती है, और सरकार ने वो चुनाव ना करवा करके बल्कि बीसीए आरक्षण के लिए कमीशन का गठन किया, उसकी रिपोर्ट ली और वो रिपोर्ट आ गई। अब देखिए, कहीं न कहीं सरकार की मंशा आज भी ये लगती है कि ये इनकी मंशा शुरू से रही है, पंचायती जो इलेक्शन है इनको खिसकाने की, इनको डिले करने की, इनको लेट करने की। जनवरी 21 में ये ड्यू होते थे, आज 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया, कुछ ना कुछ इसमें अड़ंगा लगा करके चुनाव को आगे सरकाने का काम किया जा रहा है। अब जैसे दर्शकपाल आयोग जी ने रिपोर्ट दी है और उन्होंने ये लिखा है कि जो पंच का चुनाव होगा, पंच के चुनाव में मौजूदा पॉपुलेशन का 50% जो है होगा, जहां पर 2% से ज्यादा की पॉपुलेशन होगी।
नंबर एक तो बात यह है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लोगों को समझने में टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ने धनपत सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पंचों के आरक्षण की लिस्ट जब सरकार हमारे को सौंप देगी तो हम तुरंत इसकी घोषणा कर देंगे। अब मुझे शंका कहाँ जाहिर हो रही है शर्मा जी कि ये जो पंचों के आरक्षण की लिस्ट पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 6,500 गाँव है और प्रत्येक गांव के पंचों के आरक्षण की लिस्ट सरकार ने इनको सौंपनी है, उसमें कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि समय लगाएंगे। अभी ये आज जो है, आज विधानसभा में इसको मंजूरी दी गई है इस रिपोर्ट को, अभी ये गवर्नर के पास मंजूरी के लिए जाएगा, वहां से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद आरक्षण की लिस्ट बनेगी। तो कैसे ये 30 सितंबर तक चुनाव कराएंगे? इनकी मंशा ये कि दोबारा से फिर इस चुनाव को आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और चुनाव को लेट करेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि समय पर होंगे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो ये बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को अमित जी, दूसरी बात जो अभी ये कह रहे थे कि हमने जो है ना बहुत सारे प्रदेश में स्कूल खोले, कितनी बड़ी झूठ चैनल के ऊपर को बैठ करके सरकार के लोग बोलने का काम कर रहे हैं। अरे ये तो लिस्ट आई है, शिक्षा मंत्री ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक गांव में एक ही स्कूल रखा जाएगा, 8वीं तक का कोई भी जो है ना गर्ल्स स्कूल नहीं होगा, उसको मर्ज किया जाएगा। आज प्रदेश में बच्चे अध्यापकों के लिए तरस रहे हैं, अध्यापक स्कूलों के लिए तरस रहे हैं। किस प्रकार का ये सिस्टम रचा है पता नहीं। अध्यापक रोड पर पढ़ाए हुए राजकुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इसी प्रकार से ये पंचों का सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि डिबेट डिले करने का काम करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम पंचायत चुनाव और आरक्षण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, मैं चाहता हूँ प्लीज दोबारा से आरक्षण करना है राजकुमार जी, ऐसा उलझा देंगे ये। ऐसा ठीक है ना, हो गया सर। अमित जी मेरी बात एक सेकंड लेवल, नहीं एक मिनट, जल्दी से पूरा करिए। जो ये पंच लेवल का ग्राम लेवल पर जो आरक्षण की लिस्ट देनी है, ये आरक्षण की लिस्ट में भी जिस प्रकार से अध्यापकों को रोड पर घुमाने का काम किया, इस लिस्ट को भी ऐसे ही घुमाएंगे, हमें ये डाउट है इसकी। ठीक है राजकुमार जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि ये कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि सरकार ने, बीजेपी ने एक दांव चला है जिसका फायदा उसको पंचायत चुनाव में, न केवल पंचायत चुनाव में बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में फायदा उसको हो सकता है, और इसी के मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है वाकई में जो फायदा देख पा रही है सरकार या बीजेपी, वो फायदा मिल पाएगा? देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो हमें देखना होगा कि फैसला कितना महत्वपूर्ण है पंचायत राज चुनाव की दृष्टि से और पंचायत राज व्यवस्था की दृष्टि से। पंचायत राज चुनाव लगातार डिले हो रहे थे, जैसा अभी प्रवक्ताओं ने भी कहा, तो उसका कारण यही था कि उसमें आरक्षण के सवाल पर मामला कोर्ट में था और उस कोर्ट की शंकाओं को या याचिकाओं में उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए अब सरकार ने जब आरक्षण का प्रावधान कर दिया और पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी, जिसको राज्यपाल की मंजूरी भी 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो आरक्षण का रास्ता जब साफ हो गया तो मुझे लगता है उसको राजनीति करने की ज्यादा गुंजाइश बचनी नहीं चाहिए। ठीक है, राजनीतिक रूप से भाजपा को कितना फायदा होगा वो दूसरी बात। सबसे पहली बात यह है कि जिस वर्ग के लिए आरक्षण है उसको इसका सबसे बड़ा लाभ होने वाला है। विकास योजनाओं में, पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायतों के फैसलों में उस वर्ग की भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, तो वो ज्यादा बड़ा सवाल है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि जब सरकार ने चुनाव कराने की बात कही सितंबर तक, तब कांग्रेस समेत मेरे ख्याल से सभी विपक्षी दलों ने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ इन्हीं चुनावों में मिलना चाहिए। तो अब अगर सरकार ने उस दिशा में कदम उठाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बना, उसने अपना त्वरित गति से काम करते हुए अपनी रिपोर्ट दे दी, सरकार ने मंजूरी दे दी, अध्यादेश भी आज मंजूर हो गया और राज्यपाल की मंजूरी 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो मुझे लगता है इस प्रक्रिया का जो स्वागत किया जाना चाहिए वो राजनीतिक किंतु परंतु में नहीं उलझना चाहिए। अभी जैसे नेलो प्रवक्ता शायद कह रहे थे कि अब इसमें विलंब होगा, ये बात तो मुख्यमंत्री ने भी मानी। भाई, अगर हमारी मंशा ये पिछड़ा वर्ग है तो आरक्षण इसी चुनाव से मिले और हम उस दिशा में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा उस प्रक्रिया को पूरे करने में 1 सप्ताह या 10 दिन का
चुनाव में विलंब हो सकता है। जो 30 सितंबर तक चुनाव होने थे वो हो सकता है 10 दिन बाद हो जाए, 1 सप्ताह बाद हो जाए, तो वो ज्यादा बड़ी घटना नहीं है। चुनाव 30 सितंबर तक होंगे या 10 अक्टूबर तक होंगे, उससे बड़ी बात यह है कि चुनाव में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनकी भागीदारी होगी, उनको न्याय संगत हिस्सेदारी मिलेगी, वो ज्यादा बड़ा सवाल है। दूसरा, जब अगर से ये फैसला हुआ है, कल तक अगर सरकार पे, भाजपा पे आरोप लग रहे थे कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के अधिकार से वंचित, अब वो लाभ इन चुनावों में मिलेगा, विधानसभा चुनावों तक रहेगा, लोकसभा चुनावों तक रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की राजनीतिक रणनीति पर निर्भर करेगा। और इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अपोजिशन जी और प्रावधान को किस तरह से अपने नजरिए से पेश करता है। जी चलिए राजकुमार जी, आपकी आवाज थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, सही करते हैं इसको, दुरुस्त करते हैं, उसके बाद में आपके पास लौटूंगा फिर से। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। जी देखिए, मैं तो एक तो बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो संशोधन पंचायती राज अधिनियम में करने का अध्यादेश जारी हो रहा है, आरक्षण देने के इस नए प्रावधान के साथ, इससे जो जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व पंचायती राज के संस्थानों में, इदारों में नहीं मिल रहा था, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये कोई जबानी जमा खर्च नहीं होगा, ये इसका लाभ सीधे धरातल तक जो संबंधित वर्ग हैं उन तक जाएगा। प्रतिपक्ष के मित्र आपने देख लिया, प्रतिपक्ष के जो प्रवक्ता आज की इस चर्चा में बोल रहे हैं, वो आरक्षण का प्रावधान हमने कर दिया, उसका खुलकर स्वागत भी नहीं कर पा रहे हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं। इन्हें मैं ये कहूंगा कि इधर उधर की बात करने के बजाय जरा मुस्कुराएं, या आपसे सीधे मुस्कुराया नहीं जा रहा तो उन वर्गों के चेहरों के, उन वर्गों के लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट या जो उनकी खिलावट है उस पर निगाह डालने, जिनको इस आरक्षण के प्रावधान से लाभ मिलेगा। खिलखिलाहट नहीं, मैं खिलावट कह रहा हूं, उनकी खिलखिलाहट भी कह लीजिए, उनकी खिलावट है, उस पर निगाह डाल लीजिए और उनको देखकर ही मुस्कुरा लीजिए। भाई साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपकी राजनीतिक सेहत भी ठीक होगी। मैं ये मानता हूं एक अच्छा काम हुआ है और इस अवसर पर किसी भी प्रकार की रुदाली, रुदन, किंतु परंतु जैसे राजकुमार सिंह जी ने कहा, करने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। परंतु हरियाणा के विपक्ष का कैरेक्टर ऐसा हो गया, स्वभाव ऐसा हो गया कि अच्छा करो या बुरा करो, उनके कहे अनुसार करो या सत्ताधारी दल अपने हिसाब से कुछ करे, इनको आंख मूंद कर विरोध करना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से अमित भाई कि जब अदालत ने आरक्षण पर रोक लगाई और ये कहा कि प्रॉपर तरीके से करिए और आरक्षण के बिना आप चुनाव कराना चाहें तो करा लें, और हमने चुनाव की तरफ एक कदम बढ़ाया, तो सब राजनीतिक दलों ने जो भारतीय जनता पार्टी और जजपा का विरोध करते हैं, उन्होंने एक रट पकड़ ली, आरक्षण मिले तो इसी चुनाव में मिले। आरक्षण भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती, ये तो पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं। हमने कहा भाई रुकिए जरा, हम आयोग बनाते हैं, आयोग से रिपोर्ट मंगाते हैं, रिपोर्ट आने के बाद प्रावधान करने के बाद चुनाव कराने की कोशिश करते हैं। हमने वो काम सफलतापूर्वक कर दिया। तो अब भाई लोगों की रुदाली ये है कि हफ्ता भर लेट हो जाएगा, ये क्यों कर दिया? एक प्रवक्ता ने तो कह ही दिया, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, चुनाव डिले किया जा रहा है। साहब, अगर हम आरक्षण के बिना चुनाव करा रहे थे तो भी बुरे लगते थे आपको, हम आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, हफ्ता 10 दिन लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, तो भी आपको बुरे लगते हैं। तो इसका सरल गणित, सरल सा फलितार्थ ये है कि हम सोने के बन जाए तो भी आपने तो मिट्टी का ही कहना है। हम पिछड़े वर्गों समेत समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष जी को कहना चाहूंगा, मनीष जी, पिछड़े वर्गों या गरीब जनता के हित की कौन सी ऐसी योजना हमने बंद कर दी जिसका नाम लिए बिना आप यहां पर हमें कोस रहे हैं? अरे भाई, हमने तो
हर वर्ग के लिए नई योजनाएं भी दी हैं। हमने देश के 80 करोड़ गरीब तबके के लोगों को, यानी जो जरूरतमंद लोग थे, कोरोना के संकट में 2 बार राशन उपलब्ध कराया। साहब मैं आपकी बहुत देर से सुन रहा हूँ। मैंने पूरा सुना ना। आप अपनी बारी में बोलना ना, अपनी बारी में बोलना भाई, अपनी बारी में एंकर मत बनिए आप प्लीज, मेरी बात पूरी होने दीजिए। लंबा हो गया। आप जो कह रहे हैं मैं आपको ही उत्तर दे रहा हूँ। लंबा नहीं, आप बहुत लंबे बोले भाई साहब, आपने तो न जाने क्या क्या कह दिया। उसका कोई बदला लेने की प्रक्रिया है क्या? लंबा बोले तो रुकिए, रुक जाओ, मैं बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना, जवाब दीजिएगा। आप कहते हैं हम पिछड़े वर्गों के खिलाफ हैं, उनके लिए ठोस कुछ नहीं करते। अरे भाई, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ों में भी बहुत गरीब तबके से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में बने, और विश्व के शिखर नेताओं में अगर शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में एक भी गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट पिछली 8 साल की सरकार में दिया आपने। रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, मेरी बात पूरी होने दो। हमने जो किया है पहले उसकी हाँ भर के दिखाओ। हमने 80 करोड़ लोगों को कोरोना के संकट में सीधे लाभ दिया, आप उसको स्वीकार करते नहीं। बिल्कुल, आपने सीधा छोड़ दिया। कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग बेचारे स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आपने इस बात को माना नहीं। बीच में बोलोगे तो मैं आपको बोलने दूंगा क्या? अच्छा ये बताओ मनीष भाई, आप बीच में बोलोगे तो फिर आप कैसे बात? मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप जो हमने किया उसको मान लीजिए और अपनी बात अपनी बारी में कह लेना, बीच में मत दो ना, अपनी टाइम पे दे देना। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि हमने 5500 हरियाणा के गांवों में 24 घंटे बिजली दे दी, हमने हर घर नल से जल गांव की आबादी में पहुंचा दिया। लेकिन चौहान साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, किसी भी कारण से सही। लेकिन चौहान साहब मेरा एक सवाल है आपसे, भाई ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जी पिछले 1.5 साल से चुनाव लंबित चल रहा है। हाँ, तो जो ग्रामीण एरिया हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको तो समस्या हो रही है ना। अमित भाई लगातार ये आरोप लग रहा है, आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार, हालांकि आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो वो भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में अगर कोई पिसरा है तो आम जनता गांव के विकास आपने रोक के रखिएगा। आपने सवाल पूछा मुझसे, इनको रोकिए। हाँ नहीं, मैं मनीष एक मिनट, आप सत्ता पक्ष में आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे, आप कह रहे हो इनको रोकिए। एक एक करके, मनीष जी एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभिनंदन जी, मैं चाहूंगा जल्दी से आप जवाब दें क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है ना। मैं बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ आपसे सर कि किसी भी कारण, देखिए कारण चाहे उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन ये तो सच है कि भाई चुनाव लंबित है पिछले काफी समय से, 1.5 साल का वक्त हो चुका है। इसके लिए अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो आम जनता है, गांव की जो रह रही है। सवाल, आपका सवाल मैंने सुन लिया। हाँ, आपका सवाल मैंने सुना। मैं ये कह रहा हूं, हमने हरियाणा की पंचायतों को पिछली बार, इससे पिछला जो चुनाव हुआ था उस समय शिक्षित बनाने के लिए शिक्षित जनप्रतिनिधि, नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए, तो हमने शिक्षा का क्राइटेरिया जोड़ा था। यही विपक्ष उसको लेकर के उसने रुदाली की, अदालत में गया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, चुनाव इनके कारण से डिले हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने जो काम किया वो बहुत अच्छा था, तो इन्होंने माफी मांगी क्या डिले के लिए। अब की बार भी जब हमने महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व 50% तक सुनिश्चित करने का प्रावधान किया भाई साहब, तो अदालत में इन्हीं के लोग भेस बदल करके खड़े हुए, आरक्षण के विरुद्ध इन्हीं के लोग अदालत में भेस बदल करके खड़े हुए, तो जवाब तो इनकी तरफ से देना बनता है। हमने कभी इनकार नहीं किया कि चुनाव डिले नहीं हुआ। अगर मैं ये कह दूं कि चुनाव डिले नहीं हुआ तो क्या डिले मान लोगे? ये बात तो सही है, डिले हुआ चुनाव को लेकर उसके लिए एक जो याचिका दायर की गई उत्तरदायी वो कर्ण दलाल के बेटे उन्होंने दायर की है। ये बात तो सही कह रहे हैं वो। तो अगर आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो बराबर के जिम्मेदार तो आप भी हैं। अगर आप कोर्ट में जाकर कोई याचिका लगाएंगे, कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, तो वो नियम के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी ना। सरकार का काम बेहतरी करना है। ठीक है, सरकार का काम बेहतरी करना है, विपक्ष को साथ देना चाहिए बेहतर चीजों में, लेकिन ये अड़के खड़े हो जाते हैं। ये अड़के खड़े हो जाते हैं, करने नहीं देंगे, चुनाव नहीं करने देंगे। मेरे भाई चौहान साहब ने कहा कि सरकार का साथ देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल देना चाहिए। मेरे भाई ने कहा थोड़ा मुस्कुराइए, तो चौहान साहब किस बात के लिए मुस्कुराएं? 2014 के बाद 2022 तक लगातार हरियाणा पिछड़ रहा है, इस बात के लिए मुस्कुराएं? प्रति व्यक्ति आय में हम गिर रहे हैं, क्या इस बात के लिए मुस्कुराएं? आज हमारा किसान रो रहा है, क्या इस बात के लिए मुस्कुराएं?
750 किसान शहीद हो गए, क्या इस बात के लिए मुस्कुराएं? जो लोग सेना में भर्ती होते थे उनको 4 साल की नौकरी दे दी, क्या इस बात के लिए मुस्कुराएं? हरियाणा में एक भी निवेश नहीं हुआ, क्या इस बात के लिए मुस्कुराएं? बड़े भाई, हरियाणा में एक भी विदेशी निवेश नहीं हुआ। हरियाणा पे जो कर्जा 60,000 करोड़ का था वो 1.5 लाख करोड़ हो गया, वो 4 गुना हो गया। क्या इस बात के लिए मुस्कुराएं? हरियाणा के अंदर 15,000 स्कूल थे, आज उनकी संख्या 9700 हो गई, 5,000 स्कूल घट गए, क्या उस बात के लिए मुस्कुराएं? वो नहीं, तो किस बात के लिए आज के विषय पर हरियाणा में भाईचारे का पहिया टूट गया, क्या उस बात के लिए मुस्कुराएं? 4 बार हरियाणा जला, एक एक करके 4 बार हरियाणा जला, क्या उस बात के आज के विषय लिए पर क्यों नहीं बोल पा रही? नहीं हुआ क्या है? आप जो सरकार का साथ देना चाहिए, हम सरकार के साथ हैं। सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है, सरकार साथ है। नोटबंदी की गई, 1000 का नोट बंद किया गया और 2000 का चालू किया गया। सर नोटबंदी के बाद लोकसभा का आज चुनाव हुआ, अमित भाई नोट कई राज्यों में पर डिबेट कर लेते, हुआ, चलो वहाँ आपकी ठीक हार हुई है। सर, चुनाव बीजेपी की में जीत हुई। चुनाव सर, वो में छोड़िए, जिन मुद्दों को वो लेके भारतीय जनता पार्टी आप- जीतती आ रही सर, है, उस मुद्दे को आप वो नहीं सभी बुला को पाए। पता है, मनीष जी, मैं ये वो कह रहा सभी हूं, को पता वो है। अगर लेकिन मुस्कुराने की वो बात कर रहे हैं तो वो अगर कह रहे हैं अच्छे कि आप- दिन किसी के आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। मेरा सवाल अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, वो मुस्कुराने की अगर बात करें, वो कह रहे हैं बैकवर्ड क्लास ए को, यानी BCA को जो हमने आरक्षण दिया है उस पर थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। नहीं, तो ये अच्छी थोड़ी- बात है, हमने स्वागत किया है। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ आप नहीं, BCA की लेकिन वो बात कह कर रहे रहे हैं हो। कि आप खुले मन से स्वागत भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 4 बार कहा है, आप पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, आप BCA के लिए, BCB के लिए, आप जो भी अगर उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए अगर सरकार कोई काम करता है, हम उनका, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हमने तो बिल्कुल खुश होकर कहा है आप हरियाणा के लिए काम करें, हरियाणा वासियों के लिए काम करें। आज हरियाणा का 19 साल का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। आप देखिए कि हर दूसरा युवा बेरोजगार है, तो किस बात के लिए मुस्कुराए? किसान सड़कों पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे कहीं भी चले जाओ, दुकान बंद हुई है। भय भ्रष्टाचार की ये सरकार है, लोगों को दबाने का और कुचलने का काम कर रही है। किसान सड़कों पर है, ऐसा कोई निगम, ऐसा कोई अधिकारी, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो सड़कों पर जिन्होंने विरोध नहीं करा। सरकार किसी बात को बिना समझे लोगों पे थोपने का काम करती है। हरियाणा प्रति आए और आज हरियाणा कितने कर्जे में है। डिबेट को घुमाया जा रहा है। डिबेट को कोई घुमाने का काम नहीं कर रहा। पिछले 8 साल में हरियाणा मनीष जी प्लीज, विवेक जी, ठीक है, हो गया मनीष जी आपका। विवेक जी, आप गठबंधन में हैं, आप बोलिए, हक बनता है। एक एक करके सर, जो बात इनसे पूछी गई उस पर ये बोलते हैं। ठीक है, जवाब दे रहे हैं स्वागत किया है। विवेक जी, जवाब दे रहे हैं। जो अच्छे काम किए। चौहान साहब विवेक जी जवाब दे रहे हैं सर, आपके सहयोगी हैं वो, वही जवाब दे रहे हैं। मनीष जी आप 1 मिनट प्लीज चुप रहना, बोलने दीजिए। नहीं, लेकिन कहाँ दे रही है? तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, विवेक जी बोलिए, विवेक जी दे रहे हैं अपने जवाब। विषय पर तो बोले, आज के विषय पर 1 मिनट नहीं बोले। स्वागत नहीं करा अमित जी। हाँ ठीक है, कहाँ दे रहे हैं? आपने इनसे सवाल पूछा कि कांग्रेसी नेता के बेटे कोर्ट में क्यों गए, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। किसानों के आप इतने हितैषी बनते हैं तो वो भी बताने का काम कीजिए। भोले भाले किसानों की जमीनें जीजा जी को देने का काम किसने किया? तो 8 साल से सरकार में इंक्वायरी किस बात की करवा रहे हैं? किसानों के खाते में डायरेक्ट तो CBI ED सारे तुम्हारे पास है। कई महीने जब CBI ED सारी सरकार के पास है तो 8 साल से क्या कर रहे हो? किसान को काटना पड़ता था। फिर 8 साल से क्या कर रहे हो? आपके नेता के बेटा क्यों गए कोर्ट में? नहीं, अगर आपको लगता है तो 8 साल से सरकार चला रहे हो। मना कीजिए, 8 साल से सरकार चला रहे हो। नेता के बेटा नहीं गए। अब तो CBI ED सब आपके हाथ में है, तो फिर डरना किस बात का? अगर कहीं गलत हुआ है तो उसकी जांच कराएं। जवाब दे दीजिए। कहीं अगर गलत है तो उसकी जांच कराएं। आप जांच का अधिकार है आपके पास। लेकिन बेबुनियाद एलिगेशन लगाकर बदनाम करने का अधिकार आपका नहीं है। आपके पास एजेंसियां हैं, आप जाके जांच कराएं। 8 साल में एक भी जांच नहीं हुई आपसे। 8 साल में कोई जांच पूरी नहीं कर सके। 8 साल में कोई जांच नहीं हुई। यहाँ डिबेट DIG के ऊपर नहीं चल रही, डिबेट हरियाणा की है, हरियाणा के मुद्दों को लेकर है। हरियाणा के लोगों ने आपको वोट देकर सरकार में बिठाया है। आपकी जवाबदेही बनती है। जवाबदेही जीजा के प्रति नहीं है, अरे सर और भी लोगों के पास जाना है। हरियाणा के लोगों के प्रति जवाबदेही है, हरियाणा के किसान के प्रति जवाबदेही है, उनको बोलने दीजिए। जिन लोगों ने सत्ता तक पहुंचाया उसके प्रति जवाबदेही है। मतलब तो आप आरक्षण के खिलाफ थे, तभी आपके नेता के बेटा कोर्ट में गए।
आप आरक्षण के, महिलाओं को आरक्षण मिला आप उसके भी खिलाफ थे, जो आरक्षण बीसीए को मिला उसके भी आप खिलाफ थे, इसीलिए आपके नेता के बेटा कोर्ट में गए। आप क्यों जवाब नहीं देते? नहीं गए तो मना करो। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये किसने कहा कि ये किसने? कांग्रेस पार्टी तो हमेशा गरीब वर्ग के, पिछड़े वर्ग के साथ रही है। अगर खिलाफ रहे हो तो आप रहे हो। आपने 5100 रुपए पेंशन की बात करी थी, बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम करा। सिर्फ सरकार में बैठ के मलाई खाने के अलावा कोई काम नहीं है। सारे बढ़िया बढ़िया आपने महकमे रखे अपने पास, चारों तरफ घोटाले हो रहे हैं। बताइए आप, 5100 रुपए पेंशन की बात हुई थी, 5100 रुपए पेंशन की बात हुई थी जिसको लेके आप सरकार में आए थे। आपने पेंशन काटने का काम करा बुजुर्गों की। बीजेपी के खिलाफ वोट मांगकर आप आए, गठबंधन करके आप मलाई खा रहे हैं। हरियाणा की जनता को पीसने का काम कर रहे हैं आप लोग। चले ठीक है सर, ठीक है। वो एक ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, या तो आपके पास जवाब है नहीं सर। हर व्यक्ति का अधिकार है कोर्ट में जाने का। ठीक है, हर व्यक्ति का अधिकार है। चलिए ठीक है, रेणु जी बोलिए आप, रेणु जी बोलिए। आरक्षण के आप खिलाफ थे ना, तभी गए। विजय जी आवाज आ रही है मेरी आपको? किसने कहा कि आपको आरक्षण के खिलाफ है? हाँ विजय जी बोलिए। आपको विवेक जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। खिलाफ आप हैं, हरियाणा की जनता के खिलाफ है, हरियाणा के विकास के खिलाफ है, हरियाणा के भाईचारे के खिलाफ है। खिलाफ आप लोग हैं, सिर्फ अपने लिए अपनी। इन्होंने मान लिया कि ये कोर्ट में गए। चलिए ठीक है, ठीक है ना सर, अब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो बात खत्म हो गई सर। वो तो कह रहे हैं कि हर किसी को अधिकार है कोर्ट जाने का। कोर्ट में गए और इन्होंने ये भी मान लिया कि आरक्षण के खिलाफ है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए विजय जी बोलिए। ये किसने कहा कि आरक्षण के खिलाफ है? मनीष एक मिनट में आता हूँ आपके पास। दूसरे लोगों को कोर्ट में गए आप पहले, कोर्ट में लगाया क्या है सर? पहले और भी लोग हैं, दूसरों को अभी नंबर आ रहा है। मनीष जी आप समझदार, मेरे तो नॉलेज में नहीं है, मेरे को तो आप बता दो। ठीक है, मैं तो आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं। हाँ विजय जी बोलिए, आप बोलिए विजय जी बोलिए। हाँ देखिए, अपने हरियाणा में एक रमलू वाला चुटकुला सुनाते हैं। यहाँ मैं सुनाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, दर्शक समझ गए होंगे। ये सारे के सारे इस डिबेट को इसलिए घुमाना चाहते हैं क्योंकि सारे के सारे दोषी हैं। आज हरियाणा प्रदेश कहाँ पर जा रहा है, काफी सारे तो हमारे कांग्रेस वाले भाई ने गिनाए हैं, जो मुस्कुराने वाली बात के बहाने इन्होंने बताए। इसके अलावा शिक्षा का बुरा हाल प्रदेश में मचा दिया है, स्वास्थ्य का मचा दिया है, और क्राइम का बहुत बुरा हाल मचा हुआ है, बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल मचा हुआ है। ये विषय है आज कि आज का मुद्दा आरक्षण। आगे सर, आगे सर। अरे विवेक जी सुनिए, आगे मुद्दे पर आगे। वो मुद्दे से भटकेंगे तो मैं नहीं भटकने दूंगा सर, यही काम है मेरा। मुद्दे पर कहा, यही काम है मेरा। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए ना। नहीं मुद्दे से नहीं तो भटक रहे हैं। अमित जी सारे तो भटक रहे हैं, कौन रुका है मुद्दे के ऊपर? हाँ बोलिए। हाँ मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। सारे मुद्दे से भटक रहे हैं, अपने अपने बखान गा रहे हैं। बोलिए। देखिए, हाँ मेरा एक विषय है, आज आपके चैनल के माध्यम से इस आरक्षण में एक प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी गांव में 50% से ज्यादा या 50% तक एससी का रिजर्वेशन है तो वहां पर बीसी एक और रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये आरक्षण मैंने पढ़ा है, आप भी समझ गए होंगे। तो मेरी ये डिमांड है सरकार से, हमारी पार्टी की डिमांड है कि आज हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर एससी और बीसी ही है, जनरल नहीं है या बीसी भी नहीं है। तो वहां पर अगर 35% है या 40% बीसी ए है तो वहां भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे गांव में उनके प्रतिनिधि को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और ये एक संशोधन की बात है इसमें आरक्षण में, तो इसके ऊपर विचार सरकार करे और वहां भी आरक्षण बीसी ए को देने का काम करे। इसके अलावा जो बीसी बी की हमारी 5-6 जातियां हैं उनका भी प्रावधान किया जाना चाहिए, उनको भी इस पंचायती राज में शामिल किया जाना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहूंगा आरक्षण के बारे में, जो उसके लिए सवाल किया गया था, की गई है आज उसके लिए सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि वो सक्षम है, वो काफी वो संपन्न मानी जाती है जातियां। और जो आप बीसीबी की बात आप कर रहे हैं उसमें कुल 7 जातियां आती हैं, उसके बारे में ये कहा गया है कि वो संपन्न है, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण उसी को दिया जाता है जो लगता है कि हाँ इसको आरक्षण की जरूरत है, हर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है। ये साफ किया गया मुख्यमंत्री की ओर से आज। देखिए नहीं, चलो अच्छी बात है अमित जी, आपके माध्यम से ही आपके सवाल के थ्रू मैं फिर सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, राजनीति में आरक्षण होना एक अलग बात है, राजनीति में प्रतिनिधित्व होना एक अलग बात है, और संपन्नता और गरीबी एक अलग बात है। बेशक दे आर संपन्न, दे आर
प्रोस्परस पर्सन, बट राजनीतिक जो स्टैंड है वहां तो उनको प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, बेशक वो कितने भी धनाढ़ क्यों न हो। राजनीति में प्रतिनिधित्व तो मिलना एक अलग इशू है और संपन्नता और गरीबी होना एक अलग इशू है। देखिए वहां उनके ऊपर बेशक ये गलत किया सरकार ने, अगर ऐसा कहा तो वो संपन्न है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, एक और गंभीर क्वेश्चन जो इन्होंने एक और प्रावधान इसके अंदर किया है कि पंच में कम से कम एक पंच हो, चाहे आबादी 2% से ऊपर कितनी भी हो, कम से कम एक पंच BCA का जरूर होना चाहिए। ये बात सही है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसकी लिस्ट कब तक तैयार करके दे देंगे, क्योंकि ये सरकार के जिम्मे लगाया गया है कि जल्दी से जल्दी पंचों के आरक्षण की लिस्ट बना करके चुनाव आयोग को सुपर्द करें ताकि चुनाव आयोग उसकी घोषणा कर सके। और हमें ये डाउट है कि इस विजय जी वो गाँव देहात में कहते हैं ना, हमारे यूपी में बहुत फेमस है ये कि वो हथेली पर सरसों नहीं जमती है। वो हो सकता है आपने भी सुना हो, ये कहते हैं ना हथेली पर सरसों नहीं जमती है। यानी आप अगर ये चाह रहे हैं कि आज आरक्षण का ऐलान हुआ है ना और कल ही सब कुछ हो जाए, कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, कर दे, तो ऐसे नहीं होता है ना भाई। हर चीज के एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसके साथ ही सारी चीजें होंगी। हथेली पे सरसों नहीं जमेगी ना सर। मैं उत्तर देता हूँ, मैं आ रहा हूँ 10 सेकंड में। एक मिनट चौहान साहब, एक मिनट और बोलिए। अमित जी की बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मेरा कहना ये है कि ये हफ्ता 10 दिन वाली बात नहीं है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। हफ्ता लेट हो जाए, 10 दिन लेट हो जाए, अगर यही आरक्षण के मुद्दे को लेकर के इस लिस्ट को बनाने के लिए यदि महीनों निकल गए तो फिर क्या होगा, वो गलत होगा। और हमें संदेह है कि इस बात को लेकर के ये महीनों निकालने का काम ना करें। ठीक है राजकुमार जी, आरोप प्रत्यारोप आपने यहाँ पर सुने, सभी को आपने सुना, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं? अब आपको लगता है सरकार पूरी तरह से तैयार है, चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है, आरक्षण का जो मसला था उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, उसके बावजूद भी ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, इनेलो की तरफ से, कि अभी भी इन चुनावों को टाला जा रहा है, अभी भी इसमें देरी हो सकती है। और आप और हम बेशक कह रहे हैं कि हो सकता है 10 अक्टूबर तक हो जाए, 7 अक्टूबर तक हो जाए, अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो जाए, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहे हैं अभी भी इनेलो और कांग्रेस पार्टी वाले। उनको लगता है कि अभी भी इसको और डिले किया जाएगा, इसमें देरी की जाएगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है? विचित्र स्थिति है और दुखद भी है जी कि आज की डिबेट का विषय है पंचायत चुनाव में आरक्षण, और हमारी चर्चा का 80% समय उसके इतर मुद्दों पर गया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन तो उसके बावजूद भी पंचायत चुनाव में आरक्षण के महत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, या तो हम उसके महत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, या हम असली मुद्दे से मुंह चुराना चाह रहे हैं। 3-4 बिंदु हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी और लोगों ने नहीं की। मैं खासकर राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूँ। विलंब क्यों हुआ 1.5 साल का, सब जानते हैं, कहने को कोई तैयार नहीं है। चुनाव में विलंब नहीं होता अगर एक सुनियोजित तरीके से कोर्ट में नहीं गए होते। कोर्ट में जाने का अधिकार सबको है, लेकिन मंशा क्या थी उसका जवाब मिलना चाहिए। विपक्ष की मांग क्या थी, अपोजिशन की मांग जी कांग्रेस समेत ज्यादातर दलों की यह थी कि इन चुनावों में ही पिछड़ा वर्ग एक को आरक्षण मिलना चाहिए। उसका तरीका क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शंकाएं जताई थी, कुछ सवाल पूछे थे, उनका निराकरण करने के लिए राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना अध्ययन करके, लोगों से पूछताछ करके, सुझाव लेकर के अपनी रिपोर्ट दे दी, सरकार ने मंजूर कर ली। आज अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। तो जब वो सारी प्रक्रिया चल रही है जैसा आप चाहते थे या जैसा होना चाहिए था, तो अब किंतु परंतु के बहाने उस पर राजनीति क्यों हो रही है? ये ठीक है 1.5 साल विलंब से चुनाव हुए हैं, उसके चलते विकास थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ होगा। हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री ने खुल बुला बुला करके पंचायतों के प्रतिनिधियों को फंड आवंटित किया अभी 6 महीने पहले था, 4 महीने पहले, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों की, निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं रही होगी। मेरे पास तो हम ये मान सकते हैं कि विकास की प्राथमिकता है, विकास कार्यों की गति प्रभावित में। अगर जी चौहान साहब, मेरा सिर्फ जी जल्दी जी मेरा कहना यह है कि इस पर राजनीति छोड़ करके उसकी सार्थक चर्चा करें, उस प्रक्रिया की तरफ सहयोग देना चाहिए। सप्ताह भर विलंब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चौहान साहब, चुनाव सही भावना के अनुरूप हो, वो ज्यादा जरूरी है। मैं चाहूंगा 10-15 सेकंड में आप बात अपनी पूरी कर दें प्लीज, मैं सबके पास जाना चाहता हूं, समय बहुत कम बचा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में
गांवों को बेहतर बनाने, गांवों के जीवन में जीवन स्तर में सुधार लाने में निरंतर प्रयासरत है। गांव को शहर की तरह बिजली मिले, गांव की गलियां सड़कें शहर की तरह हों, गांव के तालाब जोहड़ साफ सुथरे हो जाएं, ये सारे काम मनोहर जी की सरकार ने किए। गांव के पक्ष में खड़े हुए लोग गांव को अगर 2000 रुपए दिल्ली से किसान को नरेंद्र मोदी जी बटन दबाकर सम्मान निधि के भेजते हैं, सही बात है, वो उनके आज खाते में पहुंचते हैं 2000 के 2000, बिल्कुल सही बात है। 2000 रुपए उसके खाते में आए। एक क्षण राजीव गांधी स्वयं स्वीकारते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो इनके राज में 15 पैसे पहुंचते थे। मैं एक आखिरी पॉइंट कह दूं, मैं अमित भाई आरक्षण पर एक बात कह दूं। जल्दी से बोलिए, मेरी बात पूरी हो जाए समय मेरे पास बचा नहीं है सर। हाँ बोलिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए प्रभु। हाँ बोलिए जल्दी से। मैं चौहान साहब, मैं केवल ये कह रहा हूं, आपने वैसे बात कह दी, मैं केवल दोहराना चाहता हूं कि आरक्षण का प्रावधान किया है, उसके अंतर्गत सारी प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करेंगे। अब इनेलो को यह आशंका हो कि रात को छत गिर सकती है, सड़क पे निकले तो गाड़ी पंचर हो सकती है, इसलिए घर में ना सोएं, बाहर सो जाएं और सड़क पर गाड़ी लेकर ना निकले, ऐसे जिंदगी नहीं चलती। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से आरक्षण दाव खेला गया है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार जो उम्मीद कर रही है कि इससे फायदा होगा, क्या आने वाले समय में वाकई में इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या फिर 2024 में होने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव? इंतजार करना होगा। इंतजार करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।